हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के यूनिट 4 के पार्ट 2 के ऊपर। जी हां, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 के ऊपर अपन आ गए हैं। जल्दी से देख लेते हैं। यूनिट 4 के फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने लीडरशिप के बारे में देखा था। अपन ने लीडरशिप के स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजी फेयर, ये सारी की सारी अपन ने कवर अप करी थी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूनिट 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक्स अपन कवर कर लेते हैं। जो फोर्थ यूनिट का सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सुपरविजन। जब लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं तो लीडरशिप में सुपरविजन एक इनहेरेंट एक्टिविटी है। मतलब कि जब भी मेरे को लीडिंग करना है या डायरेक्शन देना है तो मेरे को सुपरविजन करना होता है। अब सुपरविजन का मतलब जस्ट है कि ऑब्जर्विंग कि मैंने जो टास्क असाइन करी है वो सही से उसी ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से जाता हूं, अच्छा थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा दी है, वो इसलिए ताकि कि अपन जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कर सके। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, है ना। सुपरविजन एक एसेंशियल फंक्शन होता है मैनेजमेंट के लिए that involves overseeing the activities of employee, ensure that the tasks are completed effectively according to the plan। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसा हमने प्लान डिसाइड करा था उसके अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, वही सुपरविजन कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अब की एस्पेक्ट क्या है? की एस्पेक्ट ये होता है कि सुपरविजन सपोर्टिव होना चाहिए। सुपरविजन के अंदर अपन मॉनिटरिंग करते हैं परफॉर्मेंस की, सुपरविजन में अपन मोटिवेशन भी करते हैं और सुपरविजन के अंदर अपन कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। मीन्स की कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी भी इसी के अंदर आती है। सुपरविजन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी भी होती है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। जब हमको प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व भी कर पाएंगे, और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भी नेसेसरी है। नॉर्मल समझ में आ गया, यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, कम्युनिकेशन होता है। ये इसके की एस्पेक्ट 3 ही याद रह जाए काफ़ी है। अब आ जाते हैं मोटिवेशन। अब जैसे कि अपन ने देखा था डायरेक्शन, अपन ने देखा था लीडरशिप, अपन ने देखी थी मोटिवेशन। मोटिवेशन की डिफरेंट थ्योरीज भी हैं, डिफरेंट आगे यूनिट्स में आने वाली भी हैं। लेकिन मोटिवेशन क्या होता है? बेसिकली एक इनहेरेंट फीलिंग होती है जो अपन ने, मैंने पहले भी आपको इसी जस्ट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि एक इनहेरेंट फीलिंग है जिसमें हम किसी टास्क को करने या न करने के लिए एंथुजियास्टिक होते हैं, या हम उसके लिए कह सकते हैं कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि मुझे वो चीज़ करनी या नहीं करनी है। ये बेसिकली इनहेरेंट होता है। इनहेरेंट यानी अंदर से, स्वतः। जैसे कि पूरी कायनात यदि आपको बोल दे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन जब तक आपका मन नहीं है पढ़ने का तब तक आप पढ़ने नहीं बैठेंगे। लेकिन जब आपका खुद का मन होगा तब आप पढ़ने बैठेंगे भी, और आपको उस समय ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छे समय से याद होगा। तो मोटिवेशन एक की फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैनेजरल फंक्शंस के अंदर, जो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को किसके लिए मोटिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए। यही सिंपल सा मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस है। जब अपन क्वेश्चन बेस पे आते हैं 4th यूनिट के कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है ना, डायरेक्शन सुपरविजन में मोटिवेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों चीज़ों में अपन ने पढ़ा है। तो दोनों में मोटिवेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रेवियंसेस कम होते हैं, परफॉर्मेंस का इंप्रूवमेंट होता है, जॉब का साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्रिएटिविटी को थोड़ा सा कह सकते हो पंख लग गए, एम्पेरल हो गई, इनोवेशन हो गई या फोस्टर हो गई, है ना, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। अगर क्रिएटिविटी होगी तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है, तो यकीन मानिए कि यहाँ पर आपको डायरेक्टिंग और सुपरविजन के पॉइंट्स के अंदर में लिखना है। तो क्यों जरूरी होता है? जॉब का सेटिस्फेक्शन रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प होगी, है ना। इंडिविजुअल मोटिवेशन की बात नहीं हो रही, मतलब ग्रुप मोटिवेशन की बात हो रही है, इंडिविजुअल के लिए बात नहीं हो रही। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है मोटिवेशन, ठीक है। अब मेरे लिए मोटिवेशन क्यों जरूरी है? अगर कोई इंडिविजुअल से आता है तो इससे जॉब सेटिस्फेक्शन तो होता ही है, इसके साथ में क्या होता है कि एक डेवलपमेंट एरा भी एनरिच होता है। अब इसमें आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। 4th यूनिट के अंदर जो सेकंड पार्ट के अंदर थ्योरीज आती हैं वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब मोटिवेशन के डिफरेंट फिलोसोफर्स रहे, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी। जैसे किसी ने कहा कि मोटिवेशन करने के लिए रिवॉर्ड जरूरी है, किसी ने कहा नहीं पनिशमेंट जरूरी है, किसी ने कहा नहीं इंसान के नेचर के अकॉर्डिंग अपन को फिक्स करना है, किसी ने कहा नीड के अकॉर्डिंग फिक्स करना है। जैसे कि अभी कोई मेरे को आके मोटिवेट करने के लिए कहे कि मैं आपको परमानेंट जॉब दिला देता हूं, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा क्योंकि मेरी नीड एनरिच हो गई है। इसलिए डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी है जो मोटिवेशन के लिए बारे में बताती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
है ना। सबसे फेमस थ्योरी है इसके अंदर मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। अब्राहम मास्लो साहब की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, यकीन मानिए बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, हर साल मैंने इस थ्योरी से हमेशा एक क्वेश्चन आते हुए देखा है। 2 नंबर में बड़े क्वेश्चन के अंदर एक बार तो एक क्वेश्चन जरूरी आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई थ्योरी है मोटिवेशन की तो अब्राहम मास्लो साहब की 1943 में आई हुई थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है, एक नीड हायरार्की की थ्योरी इन्होंने एक्सप्लेन करी। इन्होंने कहा हर इंसान की नीड अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो मोटिवेशन होता है। इन्होंने 5 नीड बताई, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी की एक नीड फुलफिल होगी तब वो सेकंड नीड पर जाएगा और थर्ड नीड पर जाएगा, फोर्थ नीड पर जाएगा और लास्ट में 5th नीड पर जाएगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करोगे तभी वो बंदा मोटिवेट हो पाएगा। समझ में आया? बहुत बेसिक फिर से बोलता हूँ। इन्होंने ये बोला कि हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है, उस नीड को फुलफिल करने के बाद उसकी सेकंड नीड आएगी, थर्ड नीड आएगी, फोर्थ नीड आएगी। मतलब नीड का लेवल है, जिस नीड के लेवल पे वो है उसके अकॉर्डिंग उसको मोटिवेट करना होगा। अब कौन कौन से नीड के लेवल हैं आइए देख लेते हैं। देखिए इन्होंने 5 नीड के लेवल बताए। कितने बताएं? 5। सबसे पहला जो लेवल बताया है वो बताया साइकोलॉजिकल नीड, जिसको हम बेसिक नीड भी बोलते हैं। कौन सी नीड बोलते हैं? बेसिक नीड। ये बेसिक नीड क्या कहती है? ये बेसिक नीड कहती है कि रोटी, कपड़ा और मकान। आजकल इंटरनेट भी हो गया है, मोबाइल भी हो गया है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जब इंसान के फुलफिलमेंट होंगे, यदि किसी के पास कोई भी जॉब नहीं है, किसी के पास बेसिक कोई जैसे कि स्टूडेंट है, फ्रेशर है, तो उसको फर्स्ट फुलफिलमेंट क्या चाहिए? अगर रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था हो जाए, एक अच्छी पहले तो जॉब मिल जाए, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स अभी मेरे से क्वेरी करते हैं कि सर बीबीए करके एमबीए करना है, कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी? क्यों? क्योंकि फर्स्ट उनकी नीड क्या है? जॉब। तो बेसिक नीड उनकी क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये फुलफिलमेंट हो जाए, जिसमें शेल्टर भी आ जाता है, यानी कि अपना आवास। इसके बाद जैसे ही अपनी फर्स्ट नीड फुलफिलमेंट होती है, सेकंड नीड आती है आपकी सेफ्टी की। सेफ्टी की नीड क्या कहती है? ये नीड ये कह रही होती है कि इंसान की जब फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गई, जब उसको जॉब मिल गया, तब वो जॉब सिक्योरिटी की, हेल्थ सिक्योरिटी की, रिसोर्सेज सिक्योरिटी की बात कर रहा होता है। मीन्स कि उसको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरी जॉब कल रहेगी। ऐसा ना हो दिहाड़ी मजदूर टाइप के, आज जॉब है कल नहीं है, परसों है फिर अगले दिन नहीं है, कब कितने दिन रहेगी किसी को पता नहीं। तो एक जॉब सिक्योरिटी की नीड होती है। तो अब मान लेते हैं ठीक है, अभी मैं थोड़ा एग्जांपल देके और समझाऊंगा आपको बेसिक नीड समझ में आ गई। सेकंड नीड है आपकी सेफ्टी की नीड। थर्ड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, यानी कि यहां पर आपको लगे कि कोई अपना है, यहां पर आपको लगे कि कुछ एनवायरनमेंट है, आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी दीपावली आने को है, धनतेरस गया है, रूप चौदस की आप सबको बधाई हो, है ना। तो जैसे दिवाली आएगी तो फेस्टिवल, कल्चर फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आप ग्रुप देखेंगे बहुत सी कंपनीज के जो दिवाली एक साथ मना रहे हैं। इससे कंपनी को क्या मोटिवेशन है? इससे कंपनी को यह बेनिफिट है या ये मोटिवेशन है कि वो कंपनी के सारे एम्प्लॉय में एक बिलोंगिंगनेस, कि आप एक कंपनी के ऑरा को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इस कंपनी को बिलोंग कर रहे हो, आप इस स्कूल, आप इस यूनिवर्सिटी, आप इस कॉलेज को बिलोंग कर रहे हो। तो इससे क्या होगा? आप में एक रूपता आएगी, आपको लगेगा नहीं दिवाली पे तो मस्त मिठाई का डब्बा दिया जाता है और हमको एक खाना भी दिया जाता है, लंच होता है, डिनर होता है और एक पार्टी होती है जिसमें क्रैकर्स बहुत सारे फोड़े गए, आतिशबाजी हमने देखी। तो ये लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड यहाँ पर फुलफिलमेंट होती है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास जॉब ही नहीं है, वो बेरोजगार है और वो फ्रेशर है, उसके पास स्किल भी बहुत कम है, तो उसको कौन सी नीड चाहिएगी? उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड से सेटिस्फाइड होगा कि उसको बेसिक नीड चाहिएगी? तो उसको बेसिक नीड चाहिएगी। लेकिन अगर किसी के पास बेसिक नीड है तो वो सिक्योरिटी की नीड मांगेगा। अगर वो सिक्योर्ड भी हो गया तो वो कहेगा कि आइडेंटिफिकेशन, आप किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की। अब ये लव एंड बिलोंगिंगनेस भी आ गया, तब आप क्या चाहोगे कि आप एस्टीम नीड पे पहुंच जाओ। ये एस्टीम नीड का मतलब है यहां पर गुडविल। क्या है? गुडविल। गुडविल यानी कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, लोग आपको माने कि हाँ भैया ये आनंद है, हाँ भैया ये हमारे मिस्टर पिंटू हैं। यानी कि जो थर्ड नीड, फोर्थ नीड आती है वो होती है हमारी, कौन सी नीड होती है? एस्टीम नीड। एस्टीम नीड क्या कह रही होती है? एस्टीम नीड ये कह रही होती है कि लोग आपको रिकॉग्नाइजेशन शुरू कर दे, आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दे, आपका स्टेटस बताने लग जाए कि ये हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, ये हमारे मैनेजर हैं। क्यों? ये कब होगा? जब आपके पास जॉब सिक्योरिटी भी आ गई, आपके पास पैसा भी आ गया, आप एक कंपनी के अंदर भी आ गए, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हो रही है। अब आपको कंपनी के एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तब उसको रिवॉर्ड दिए जाते हैं, तब उसको अवार्ड दिए जाते हैं, तब उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है,
तब बनाया जाता है सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट। आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट कंपनी के अंदर आएगा, आप देखिए सीनियर मैनेजर आएगा, सीनियर एचआर हेड आएगा, तो जब उसकी पोस्ट बदलती है यानी वर्क अमाउंट नहीं बढ़ा, पैसे के वाइज कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर उसकी पोस्ट में इंक्रीमेंट हुआ, सीनियर एचआर, सीनियर वर्ड जैसे ही लगा, एस्टीम नीड आ गई और एस्टीम नीड उसकी फुलफिलमेंट हो गई, वो कंपनी के लिए फिर वर्क करेगा। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। और लास्ट नीड होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बीइंग अ रोल मॉडल। अब देखिए जैसे क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, है ना, बैट्समैन भी बहुत सारे हुए, इंडिया टीम में भी बहुत सारे बैट्समैन हुए, लेकिन फिर भी आज किसी से पूछा जाए कि आप अगर बैट्समैन बनाते हैं अपने बच्चों को, या आप खुद बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो किसकी तरीके से बनेंगे, तो आप बोलेंगे MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर साहब हो गए, है ना, विराट कोहली हो गया, या रोहित शर्मा हो गया, मतलब एज ए बैट्समैन बने जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बैट्समैन हुए इंडिया टीम में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑलराउंडर भी हुए, VVS लक्ष्मण साहब भी हुए, जिन्होंने बहुत अच्छा अपने कंट्रीब्यूशन करा, यानी उनकी एस्टीम नीड तो थी, लेकिन बहुत कम लोग उनको रोल मॉडल बना रहे। गेटिंग माई पॉइंट। अगर विकेट कीपर में पूछता हूँ तो पार्थिव पटेल भी है और MS धोनी भी है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा किसकी तरह विकेट कीपिंग करोगे, तो आप में से 95% बच्चे या 99% बच्चे यही बोलेंगे कि MS धोनी की तरह बनेंगे। हो सकते हैं कोई बड़ोदरा से हमारे गुजरात के फैन हो रहे हो, वो कहेंगे नहीं नहीं पार्थिव वाडिया थे, लेकिन वो क्या हो गए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि वो रोल मॉडल बन गए। अब MS धोनी साहब क्या बन गए, रोल मॉडल। तो जब किसी की गुडविल हो गई, अब पार्थिव पटेल साहब भी अच्छी विकेट कीपिंग करी, इंडिया के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर इंसान की नीड अपलिफ्ट हो गई। जब वो एक ऑरा पे पहुंच गए, दोनों ने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करा, दोनों के पास गुडविल है, दोनों के पास मनी है, दोनों के पास जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड क्या कहती है कि यहां पर हमको कैसे बनना है, यहां पर हमको बीइंग अ रोल मॉडल बनना है। तो ये हमारी नीड है। अब अपन को देखना होता है कि इंसान किस नीड पे, अगर इंसान एस्टीम नीड पे है तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए मोटिवेट करेगा, अगर वो लव वाली नीड पे है तो वो एस्टीम नीड पे जाएगा, अगर उसकी बेसिक नीड ही फुलफिलमेंट नहीं हुई तो वो इसी नीड को हमको यहाँ फुलफिलमेंट करना होगा। अब्राहम मास्लो साहब ने कहा कि ये 5 तरीके की नीड है, इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे कि कौन सा मोटिवेशन फैक्टर यहाँ पे वर्क करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब हेज़बर्ग साहब ने भी 2 फैक्टर थ्योरी दी, हेज़बर्ग साहब ने भी 2 फैक्टर थ्योरी दी। इन्होंने एक कहा, एक हाइजीन फैक्टर थ्योरी दी। अब हेज़बर्ग साहब सेकंड मोटिवेशनल आ गए, है ना, इनकी मोटिवेशनल के फिलोसोफर आ गए, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी। हेज़बर्ग साहब ने, इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी 1959 में। याद रखना 1959 हेज़बर्ग थ्योरी आती है 1-2 नंबर के सवाल के अंदर, अगर ईयर पूछ लिया जाता है तो। बाकी तो ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि हर कौन सी थ्योरी मास्लो साहब की मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोली, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई, लेकिन हेज़बर्ग की भी एज सिमिलर इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 फैक्टर की थ्योरी कही। इन्होंने कहा ठीक है, नीड वीड से हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो 2 फैक्टर थ्योरी देते हैं। इन्होंने कहा एक हाइजीन फैक्टर होते हैं और एक मोटिवेटर्स होते हैं। इन्होंने कहा 2 फैक्टर होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल रिलेटेड टू जॉब कॉन्टैक्ट सच एज सैलरी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी, व्हाइल हाइजीन फैक्टर डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉय, देयर एब्सेंस लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन। यानी कि हाइजीन जो फैक्टर है, एक तो इन्होंने बोला 2 तरीके के फैक्टर हैं। ये बात समझ में आ गई सर? आ गई। फर्स्ट इन्होंने बोला हाइजीन फैक्टर। इन्होंने कहा ये वो फैक्टर है जिनके होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होने से बंदा मोटिवेट नहीं होता, जैसे कंपनी के रूल्स हो गए, कंपनी की पॉलिसीज हो गई, एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट हो गई, लेकिन इनके न होने से कंपनी का एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाता है, यानी डीमोटिवेट हो जाता है। तो एक हाइजीन फैक्टर जिसमें उन्होंने बोला सैलरी सबको ही मिलती है, कंपनी पॉलिसी सबके लिए ही होती है, लेकिन अगर कंपनी पॉलिसीज ना हो, सैलरी टाइम पे ना आ रही हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, तो वो जॉब से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला मोटिवेटर्स। इन्होंने कहा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज, ये मोटिवेटर्स होते हैं। नीड वीड कुछ भी नहीं है, केवल रिकॉग्नाइज करो, अचीवमेंट दो उनको, रिवॉर्ड दो, अपॉर्चुनिटीज दो ग्रोथ करने के लिए, तो वो मोटिवेट हो जाएंगे। हाइजीन फैक्टर को एग्जिस्ट करना है, और मोटिवेशन फैक्टर जितने आप डेवलप करोगे उतना बंदा जो होगा वो मोटिवेट होगा। ये हेज़बर्ग साहब ने 2 फैक्टर थ्योरी में बोला। अब मैकग्रो साहब आए, मैकग्रो साहब ने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने थ्योरी दी 1960 में। इन्होंने थ्योरी में कहा कि 2 तरीके के लोग हैं दुनिया के अंदर। कैसे लोग हैं? 2 तरीके के। एक तो बोले थ्योरी एक्स के लोग हैं और दूसरे बोले थ्योरी वाई के लोग हैं। जो थ्योरी एक्स के लोग हैं, यानी एक्स के लोग हैं, वो हमेशा लेजी होते हैं। वो क्या कहते हैं? आलसी किस्म के लोग हैं। वो कोई भी वर्क को करने में पसंद नहीं करते।
वो लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं, वो हर चीज़ में मतलब प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं। आप उनको कितना भी पैसा दे दो वो काम नहीं करेंगे। और थ्योरी वाई के लोग इन्होंने बोला कि ये काफ़ी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, ये मोटिवेट्स होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये हर काम को एक्टिवली करते हैं। पहले तो इन्होंने बोला थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स के लोग कैसे बोले? खराब, यानी एक्स यहाँ पे क्रॉस आ गया, इसका याद रख लेना नो। और थ्योरी वाई यानी यस आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ मोटिवेटेड, हर काम को हाँ कहने वाले, सेल्फ मोटिवेटेड। थ्योरी एक्स के लोगों को इन्होंने बोला कि इनको यदि आपको मोटिवेट करना है तो इनको आपको पनिशमेंट देना होगा, इनको आपको डीमोटिवेट करना होगा। डीमोटिवेट का मतलब कि इनको पनिशमेंट देना होगा, इनको हरासमेंट करना होगा, इनको चिल्लाना होगा, इनको थ्रेटन करना होगा, तब जाके ये काम करेंगे। मीन्स कि इनके कंट्रोलिंग एक्टिविटी आपको बढ़ानी होगी। और थ्योरी वाई के लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड है, इनको रिवॉर्ड देने होंगे, इनको रिकॉग्निशन देना होगा, तो ये ज़्यादा मोटिवेट होंगे। थ्योरी वाई वाले लोगों को कम मोटिवेशन फैक्टर्स की जरूरत है, थ्योरी एक्स वालों को ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर की जरूरत है, लेकिन ये पनिशमेंट ट्रेंड करता है और थ्योरी वाई वाले रिकॉग्निशन ट्रेंड करते हैं। बस ये बेसिक डिफरेंस है। 3 बड़ी थ्योरी निपटा दी है देखो 5 मिनट के अंदर। मास्लो साहब की नीड हायरार्की थ्योरी 5 नीड देख ली अपन ने। हाइजीन फैक्टर अपने हाइजीन फैक्टर भी देख ली, हेज़बर्ग साहब के हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर। मैकग्रर साहब की अपन ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आप एक एक करके देखते हुए जा रहे हैं। अब मैकलैंड साहब की थ्योरी। अब मैकलैंड साहब ने भी अपनी एक थ्योरी दी 1961 में, देखिए कंटिन्यूस चल रहा है। डेविड मैकलैंड नाम था, इन्होंने अपनी थ्योरी एक्वायर नीड थ्योरी, ठीक है। अब ये जैसे अपने मास्लो सामने था, इनका भी सेम कंसेप्ट था, इन्होंने अपनी नीड को अलग नाम दे दिया। इन्होंने कहा कि नीड 3 तरीके की। कितनी तरीके की है? 3 तरीके की। सबसे पहले अचीवमेंट की नीड। आपको यह चेक करना होगा कि कौन से एम्प्लॉय को कौन सी नीड है। अचीवमेंट की नीड यानी कि वो कौन से गोल अचीव करना चाहता है, अपने एक्सेल होना चाहता है। एक्सेल यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में फास्ट मोटिवेट होना चाहता है, अपने स्ट्रेंथनिंग करना चाहता है अपने एरिया को, वो एक्सेल है, ठीक है। नीड ऑफ पावर। अब पावर का मतलब कि आप इन्फ्लुएंस ले सके, आप डिसीजन ले सके, ठीक है। और नेक्स्ट है नीड ऑफ एफिलिएशन, यानी कि फॉर्मल रिलेशनशिप पार्ट होना चाहिए बाय अदर्स। एक अपन ने रिलेशनशिप बिलोंगिंगनेस की नीड देखी थी, वो एफिलिएशन की नीड है। पावर की नीड देखी थी, वो अपनी गुडविल वाली नीड है या सेल्फ एस्टीम वाली नीड कह सकते हो आप। और अचीवमेंट की नीड देखी थी, वो अपनी बेसिक सेफ्टी नीड के अंदर में। क्लियर हुआ? यानी उन्हीं 5 नीड को यहाँ पे 3 में डिवाइड किया गया। मैं फिर से बता देता हूँ। अचीवमेंट की नीड, अचीव करना है, यानी बेसिक थिंग्स, जॉब सिक्योरिटी, पैसे के ऊपर मोटिवेटेड है यहाँ पर। पावर की नीड, यहाँ पर पैसा तो खूब आ गया, अब हमको डिसीजन मेकिंग चाहिए कि हाँ ये बंदा कंपनी में रहेगा, ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट है अफिलिएशन की नीड। अफिलिएशन की नीड्स क्या कहती है? अफिलिएशन की नीड कहती है कि ये हमको एक पार्ट समझा जाए कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, और हम उसके थ्रू वर्क करें। हमको एक टी शर्ट दे दी जाए, हमको दिवाली होली पे पार्टीज दे दी जाए, हमको एक यूनिफॉर्म हो हमारी, है ना, टी शर्ट यानी यूनिफॉर्म्स हो, ठीक है। अब 4 थ्योरी, मैकलैंड साहब की भी थ्योरी हो गई, हेज़बर्ग की भी थ्योरी हो गई, मास्लो साहब की भी थ्योरी हो गई, है ना। सारी अपन ने थ्योरी करते हुए आए। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। मैकलैंड साहब की 3 फैक्टर्स की थ्योरी आ गई, है ना। मैकग्रर साहब की एक्स और वाई वाली थ्योरी आ गई। हेज़बर्ग साहब की आपके हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर की थ्योरी आ गई। और मास्लो साहब की आपके 5 नीड हायरार्की आ गई। बहुत सिंपल है। और 5वीं थ्योरी है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी देखो बहुत टिपिकल है, मतलब एक साथ सारी थ्योरी को याद करना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी थ्योरी एक साथ पैरेलल याद हो जाए, जिससे आपको बहुत इजीली एग्जाम में याद रहे, ठीक है। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन अबाउट देयर एबिलिटी टू अचीव डिजायर आउटकम, इट एक्सप्लेन दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू एक्ट इफ दे बिलीव देयर एफर्ट विल लीड टू डिजायर परफॉर्मेंस। यानी इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी यही कहा कि वो जो काम कर रहे हैं अगर उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा तो वो मोटिवेट होंगे, और नहीं होगा मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। व्रूम की थ्योरी कैसे याद रखोगे? ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी। द बिलीव टू इंक्रीज एफर्ट विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। कैन आई डू दिस? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटली इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए, जैसे सबने नीड बताई, किसी ने फैक्टर्स दिए, किसी ने पीपल को बांटा, इन्होंने कंपोनेंट्स बताए। इंस्ट्रूमेंटली के अंदर कह रहे हैं द बिलीव दैट गुड परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्ड। वैलेंस द वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल इज प्लेस टू द रिवॉर्ड। डू आई हैव वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। इन्होंने कहा कि इंसान कोई भी वर्क कर रहा होता है उससे पहले कुछ चीज सोचता है। पहली चीज सोचता है कैन आई डू दिस, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? एक्सपेक्टेंसी। सेकंड
सेकेंड ये सोचता है विल आई बी एबल टू रिवॉर्ड माई एफर्ट, इंस्ट्रूमेंटलिटी, यानी वो सेकेंड थिंग क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि ये जो मैं काम करूंगा इसका पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। और थर्ड वो ये बोल रहा है डू आई हैव वैल्यू ऑफ दिस रिवॉर्ड, यानी कि उस जो रिवॉर्ड मेरे को मिलने वाला है उसकी मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू है क्या। अगर मेरे को जॉब के सिमिलर अगर सैलरी में 10% की जगह 2% इंक्रीमेंट मिल रहा है, 200 रुपये बढ़ा दिया, अब 1 लाख रुपए की सैलरी है, 200 रुपये सर आपके बढ़ा दिए गए, तो कोई बोलेगा कुछ रिवॉर्ड मिला, नहीं बोलेगा ना। वहीं अगर किसी की 5000 सैलरी और 2000 रुपये बढ़ा दिए गए तो बढ़िया रिवॉर्ड मिलेगा। तो हर जने की रिवॉर्ड की वैल्यू अलग अलग है। इसका बैलेंस समझ में आ गया। एक्सपेक्टेंसी, क्या मैं वो काम कर सकता हूँ, क्या मुझे उस लायक समझा जा रहा है, मैं वो काम कर सकता हूँ। सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटलिटी, इंस्ट्रूमेंटलिटी विल आई बी रिवॉर्डेड फॉर माई एफर्ट, यानी कि मेरे को उस चीज़ों का एफर्ट का अमाउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लास्ट अपन लॉकी की थ्योरी देख लेते हैं, है ना। लॉकी की गोल सेटिंग थ्योरी है। बेसिकली इन्होंने कहा है गोल सेटिंग थ्योरी कि अगर किसी भी बंदे को मेरे को मोटिवेट करना है तो उसके गोल कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कॉन्शियस होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, तब जाके वो मोटिवेट होगा। यानी इन्होंने गोल सेटिंग की थ्योरी दी है जो मोटिवेशन से थोड़ा सा को रिलेटेड में अपन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके अंदर ये बात कह रहे हैं कि जो हमारा मोटिवेशन एरिया है वो हमारे गोल से को रिलेटेड होता है। अगर हमारा गोल जो होगा वो क्लियर होगा, चैलेंजेस होगा, कमिटमेंट आएगा, फीडबैक अपॉर्चुनिटी क्या आएगा, टास्क कंप्लीट कर पाएंगे हम, तो हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो बंदे हैं वो अच्छे से मोटिवेट हो पाएंगे। आई होप क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो एक बार फिर शांति से सुनिए। लॉकी साहब ने, है ना, लॉकी साहब ने अपनी गोल सेटिंग की थ्योरी दी। उन्होंने ये कहा, हाँ, तो लॉकी साहब ने अपनी एक थ्योरी दी उन्होंने गोल सेटिंग के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को यदि मोटिवेट करना है तो उसका मेन एरिया है गोल। गोल कैसे होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, चैलेंज देने वाले होने चाहिए, है ना, ऐसे होने चाहिए जो अचीव करे जा सके। जैसे कि किसी क्रिकेटर को बोलना है कि भैया तुम्हें 1000 रन बनाने हैं एक सीजन के अंदर, तो वो मोटिवेट भी होगा, चैलेंज भी मिलेगा, है ना, क्लियर भी है, उसको बता दिया कि 1000 होने चाहिए, और उसका फीडबैक भी, क्या तुम ये बना सकते हो, देखो इन्होंने इतने इतने बनाए हैं, आप भी बना सकते हो, और टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। तो ये लॉकी साहब की गोल सेटिंग थ्योरी उसके परफॉर्मेंस बेस के ऊपर है। जैसे डिफरेंट रूम की थ्योरी देखी अपन ने, हेज़बर्ग साहब की थ्योरी देखी, तो सबके डिफरेंट ओपिनियंस है। इसी तरीके से लॉकी साहब की। और लास्ट अपनी आ जाती है, लास्ट ही होगी, हाँ नहीं सेकंड लास्ट, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी भी एक मोटिवेशन की थ्योरी है जो रिचर्ड रेन साहब ने बनाई थी। इस थ्योरी के अंदर वो ये कह रहे हैं कि पीपल जो है वो नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं, उनको किसी से कुछ करना देना है नहीं। मतलब आप किसी को भी मोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड नहीं कर सकते हो, लेकिन वो नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं। अगर पर उन्होंने कहा अगर उनको क्या मिल जाए, ऑटोनॉमी यानी कि कंट्रोल रहे, मैं ये सारे काम कर सकता हूं, मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्पिटेंस हो, वो अपने आप को कैपेबल समझे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम अचीव कर सकता हूं, मेरे अंदर ये काम करने की क्षमता है। और थर्ड, रिलेटेडनेस, फील कनेक्टेड। अगर मैंने ये काम करा तो लोग मेरे को रिवॉर्ड देंगे, मेरे को रिकॉग्निशन देंगे, और ये मेरा काम एक मार्क होगा, है ना, रिमार्केबल काम होगा। यानी कि अगर मेरी किसी व्यक्ति को अगर मोटिवेट करना है तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में रिचर्ड रेन साहब कह रहे हैं कि उस बंदे के अंदर 3 नीड सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन कौन सी? ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो हर काम को करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि वो मानना चाहिए कि वो एक काम को करने के लिए स्वतंत्र है और वो कैपेबल भी है। और थर्ड, वो रिलेटेड भी होना चाहिए। रिलेटेड यानी कि वो फील कनेक्टेड करे हर जने से कि ये काम करा गया तो रिमार्केबल काम ऑर्गेनाइजेशन में कहलाएगा। 7 थ्योरीज कंप्लीट हो गई। लास्ट 8 थ्योरी देख लेते हैं और अपना ये 4th यूनिट कंप्लीट करते हैं। एडम्स की इक्विटी थ्योरी बहुत बार पूछी गई थ्योरी है, सबसे एंड में आती है लेकिन बार बार पूछी गई थ्योरी है। एडम की इक्विटी थ्योरी क्या कह रही है? एडम की इक्विटी थ्योरी कह रही है कि मोटिवेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी यानी समता, समता यानी कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव। जॉन स्टैनी एडम्स इक्विटी थ्योरी बेस्ड ऑन आइडिया पीपल आर मोटिवेटेड बाय फेयरनेस, यानी अगर ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, रूल्स रेगुलेशन सबके लिए समान है, अगर चाटुकारिता नहीं है, अगर चापलूसी नहीं है, तो हर बंदा मोटिवेटेड रहेगा। तो इक्विटी होनी चाहिए। तो इनपुट, अगर कोई भी जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको रिवॉर्ड दिया जाए, आउटपुट उसका सेम हो,
जिससे इक्विटी आए। यानी कि इसके कंसेप्ट में केवल यही बोला गया है जितना वो इनपुट दे उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन या पनिशमेंट दिया जाए। यही एडम की इक्विटी थ्योरी है। बहुत सिंपल थ्योरी है लेकिन बार बार एग्जाम के अंदर आई हुई थ्योरी है। ठीक है, तो अपन ने सारी की सारी देख ली है ना। और मोटिवेशन क्यों जरूरी है ये भी देख लिया। मोटिवेशन का कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंकरेज करता है एक्शन को, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, लॉयल्टी बिल्ड करता है एम्प्लॉयज़ की, रिटेंशन रेशो भी हाई करता है और क्या करता है, मोरल कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। बेसिक है। 8 थ्योरीज मैंने आपको इस 4th यूनिट के सेकंड पार्ट के अंदर बताई। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारी थ्योरी है। मास्लो साहब की, एडम साहब की, मैकलैंड की, हेज़बर्ग की, व्रूम की, ये 5 तो बहुत अच्छे से देख के जाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।